नमस्कार साथियों, एक बार फिर हाजिर हैं रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप जानते हैं कि हम सब साइंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब से पहले की क्लासेस में हमने पढ़ लिया था, पहले संतुलित आहार पढ़ा था, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। मैंने बताया था कि ये मनुष्य की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई एक सेल होती है। सेल में से कोशिकांग पाए जाते हैं, बहुत सारे केंद्रक, अंतर्द्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, ये लाइसोसोम और कुछ तरल पदार्थ पाया जाता है। ये कुछ तरल पदार्थ था। ये गोल्जी बॉडी, ये कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। देखो, तरल पदार्थ के बारे में, जो तरल पदार्थ है और जो कोशिका के अंग हैं, दोनों को सम्मिलित रूप से हमने क्या नाम दिया था? तरल पदार्थ प्लस कोशिकांग को हमने क्या नाम दिया था? कोशिकांग। इसको सम्मिलित रूप से हमने प्रोटोप्लाज्म बोला था। प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म ही जीवन का भौतिक आधार होता है। इसके बारे में हमने शुरू की क्लासेस में डिस्कस किया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कोशिका के प्रमुख अंग। कौन कौन सी कोशिका में अंग पाए जाते हैं, इनकी खोज किसने की, इनका कार्य क्या होता है, किन सब चीज़ों से मिलकर कोशिका का निर्माण होता है। अलग अलग लगभग 8-9 अंग हैं कोशिका के, उन सब के बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे। आज जो अपने सबसे पहला टॉपिक है कोशिका का, वो है केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक। देखो, केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राइन ने की थी। पूछा जाता है आपसे, खोजकर्ता कौन था केंद्रक का? रॉबर्ट ब्राइन। रॉबर्ट ब्राइन एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। निम्न में से केंद्रक का आविष्कार खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राइन ने 1831। केंद्रक के अध्ययन को क्या बोला जाता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि पादपों के अध्ययन को फाइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, ऐसे केंद्रक के अध्ययन को क्या बोला जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन। केंद्र का अध्ययन बोला जाता है कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी। केंद्रक के बारे में, जैसे कोशिका के अंदर जितने भी कोशिका के अंग पाए जाते हैं, उनमें सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है वो केंद्रक होता है। ये कोई सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, ये न्यूक्लियस है, ये कोशिकांग का सबसे बड़ा अंग होता है। इसके जो अन्य नाम है, जैसे आपसे पूछा जाता है कि केंद्रक के अन्य नाम बताइए। केंद्रक के जो अन्य नाम है, जैसे चुईया का दूसरा नाम उंदरी होता है, वैसे केंद्रक के अन्य नाम है। इसको दूसरी भाषा में जैसे बोला जाता है कि अन्य नाम पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि कोशिका का सीपीयू किसे कहते हैं, तो सीपीयू किस वजह से बोलते हैं इसको? आपने कभी कंप्यूटर के बारे में सुना होगा, तो सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है? जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, कच्चे डाटा होते हैं, हम जो भी कंप्यूटर को डाटा देते हैं, उनको सम्मिलित रूप से सुव्यवस्थित करके हमें सूचनाएं प्रदान करता है। ये मुख्य कार्य होता है सर, और सारे सिस्टम को मैनेज करता है। इस वजह से केंद्र का जो अन्य नाम है, अन्य नाम सीपीयू। कोशिका का सीपीयू आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्न में से कोशिका का सीपीयू क्या किसे कहते हैं? निम्न में कोशिका का प्रबंधक किसे कहते हैं? मैनेजर, प्रबंधक। ये चीज़ें आप थोड़ी ध्यान रखिएगा। ये केंद्रक से रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जो पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना है। केंद्रक का अध्ययन, केंद्रक के खोजकर्ता, केंद्रक के अन्य नाम। इसके बाद हम केंद्रक के बारे में विस्तृत देखो, आज के टाइम में जो बायोटेक्नोलॉजी का ज़माना है, वो सारी जितनी भी स्टडीज़ हैं न्यूक्लियस पे डिपेंड है। माइक्रोबायोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, जितने भी साइंटिस्ट हैं सब न्यूक्लियस पे स्टडीज़ कर रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं। केंद्रक की स्ट्रक्चर देखो ऐसी होती है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? केंद्रक में एक तो केंद्रिका पाई जाती है, कुछ तरल पदार्थ पाया जाता है, और छोटी छोटी धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। ये तो हो जाएगी केंद्रक की स्ट्रक्चर। जैसे केंद्रक, इसे तो बोलते हैं केंद्रिका।
न्यूक्लियलस, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और जो धागेनुमा संरचना है इसको बोला जाता है क्रोमेटिन तंतु। क्रोमेटिन तंतु। क्रोमेटिन तंतु किन सब चीज़ों से मिलकर बने होते हैं? क्रोमेटिन तंतु का जो निर्माण होता है वो एक तो डीएनए प्लस मिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। मिस्टोन प्रोटीन। जब कोशिका का विभाजन होता है तो ये क्रोमेटिन तंतु संघनित होकर एक साथ गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। इनका प्रमुख कार्य है। अब देखो केंद्र के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है, जैसे राजस्थान में पाए जाने वालों को बोला जाता है राजस्थानी, जैसे भारत में पाए जाने व्यक्तियों को बोला जाता है भारतीय। ऐसे जो न्यूक्लियस में जो पदार्थ पाया जाएगा उन्हें बोला जाएगा न्यूक्लिक एसिड। तो जो प्रमुख तरल पदार्थ पाया जाता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लिक अम्ल, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि केंद्रक में एक तरल पदार्थ पाया जाता है उसे न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और न्यूक्लिक एसिड से ही हमारे स्ट्रक्चर, मनुष्य की जो संरचनाएं होती हैं, अलग अलग चेहरे, अलग अलग बिहेवियर, ये सब न्यूक्लिक एसिड पे डिपेंड करता है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। जो न्यूक्लिक अम्ल है उसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले किसने उसके बारे में बताया था? हम पढ़ रहे हैं सेल के अंदर पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस, ध्यान रखना। पहले पढ़ रहे हैं सेल के अलग अलग अंग पढ़ रहे हैं, उसमें पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। इनकी खोज किसने की थी? न्यूक्लिक अम्ल के बारे में फ्रेडरिक मिसर नाम करके एक वैज्ञानिक थे। फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया था। और न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने दिया था? ये एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी, निम्न में से न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया था? तो इसका नाम इंपॉर्टेंट है कि नामकरण किसने किया था, याद रखना। न्यूक्लिक एसिड के खोजकर्ता तो हो जाएंगे न्यूक्लिक एसिड के खोजकर्ता फ्रेडरिक मिसर। और नामकरण किया था, वो किया था आल्टमैन ने। अल्टमान नाम करके वैज्ञानिक थे। अब देखो न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या पाए जाते हैं? दो प्रकार के मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। एक होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं आप डीएनए के रूप में, और एक होता है आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए ही हमारे शरीर के जो अलग अलग, जैसे 7 बिलियन लोग पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो हर की स्ट्रक्चर अलग होती है, हर के फीचर्स अलग होते हैं, फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, तो उनके लिए रेस्पॉन्सिबल है। जो डीएनए है, हर इंसान का डीएनए अलग होता है, हर इंसान में जो क्वालिटीज़ हैं, जो फीचर्स हैं वो अलग होते हैं, वो केवल डीएनए की वजह से ही पॉसिबल है। तो डीएनए किन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना 2 प्रकार। एक तो होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। और न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी फ्रेडरिक मिसर ने, नामकरण किया था आल्टमान ने। अब पढ़ेंगे हम डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है? डीएनए एक जटिल जैव अणु है, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल। देखो जटिल जैव अणु क्या होता है? जो 3 छोटे छोटे प्रकार के सरल जैव अणुओं से मिलकर बना होता है, और ये एक बहुलकीकरण प्रोडक्ट है, उत्पाद है 3 सरल जैव अणुओं का। जैसे मैंने आपको बताया था बहुलकीकरण क्या होता है। बहुलकीकरण होता है जैसे बहुत सारे छोटे छोटे माला के मोतियों को मिलाया जाए एक साथ, छोटे छोटे मोतियों को एक साथ मिलाया जाए तो माला का निर्माण होता है, तो ये मोतियों का बहुलकीकरण हो गया। ठीक इसी प्रकार जैसे ट्रेन के डब्बों को मिलाया जाता है, बहुत सारे ट्रेन के डब्बे एक साथ मिला दिए जाएं तो एक ट्रेन का निर्माण होता है, ये ट्रेन का निर्माण होता है, तो डब्बों का बहुलकीकरण हो गया। ऐसे ही सरल जैव अणु का जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, बहुलकीकरण होता है, उससे जो प्राप्त होता है वो डीएनए होता है। ये एक
जटिल जैव अणु है, एक जटिल जैव अणु है जो 3 सरल जैव अणुओं से मिलकर बनता है। जैव अणुओं से मिलकर बनता है। कौन कौन से 3 सरल जैव अणु होते हैं? एक तो होता है नाइट्रोजनी क्षारक, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा निम्न में से डीएनए का निर्माण होता है, निम्न में से आरएनए का निर्माण होता है। एक तो होता है नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक। दूसरा होता है शर्करा, और जो तीसरी चीज है वो है फॉस्फेट। देखो नाइट्रोजनी क्षारक को हम N से डिनोट कर रहे हैं, शर्करा को S से डिनोट कर रहे हैं, फॉस्फेट को P से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसे बनती है, इन सब चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। ये पूछा जाता है हर बार एग्जाम में, निम्न में से डीएनए में सम्मिलित नहीं है। आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि नाइट्रोजनी क्षारक, शर्करा, ग्लूकोज और फॉस्फेट निम्न में से डीएनए में शामिल है। इन तीनों के पेयर्स दे दिए जाएंगे। जो अच्छे एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी वगैरह में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, देखो कैसे बनता है डीएनए का स्ट्रक्चर। ये फॉस्फेट हो गया, शुगर से जुड़ेगा, शुगर जुड़ेगा नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन वापस शुगर से जुड़ेगा और ये पी से जुड़ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार ये शुगर नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन वापस शुगर से जुड़ेगा, इधर भी पी पाएगा। बस ये स्ट्रक्चर चलती रहती है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो 3 सरल प्रकार के जैव अणुओं से मिलकर बनता है डीएनए। इनको सम्मिलित रूप से न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है, न्यूक्लियोटाइड। और जिसमें फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन तीनों शामिल हो, और जिसमें नाइट्रोजन और शुगर शामिल हो उसको न्यूक्लियोसाइड बोला जाता है। एस से याद रख लेना, साइड न्यूक्लियोसाइड एस से और न्यूक्लियोटाइड टी से। अब देखो कैसे इसका निर्माण होता है। नाइट्रोजनी क्षारक क्या होते हैं? शुगर तो नॉर्मल एक सिंपल जैव अणु, उसके बारे में आपने सुना होगा। शुगर क्या होती है? शुगर का जो सिंपल फॉर्मूला होता है C6H12O6 ग्लूकोज का, और फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है PO3-4। नाइट्रोजनी क्षारक के बारे में, इनके बारे में हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से नाइट्रोजनी क्षारक कौन कौन से होते हैं डीएनए में, कौन कौन से होते हैं आरएनए में। नाइट्रोजनी क्षारक थोड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है, इसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखो अभी बताऊंगा स्ट्रक्चर डीएनए की कैसे बनती है, जो आपने नेट पे देखी होगी। ये डीएनए की स्ट्रक्चर है, ये किस तरह से बनती है। ये रेस्पॉन्सिबल जो मेन इंपॉर्टेंस होती है वो नाइट्रोजनी क्षारक की होती है, और उसके साथ शुगर और फॉस्फेट का मिलन होता है। अभी हम केंद्रक पढ़ रहे हैं, केंद्रक में पाए जाने वाले अम्ल। न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए स्टार्ट किया हमने, डीएनए पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजनी क्षारक से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। नाइट्रोजनी क्षारक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडीन। एक होता है प्यूरिन। प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षारक में दो पदार्थ पाए जाते हैं इंपॉर्टेंट, एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन में पाए जाने वाले नाइट्रोजनिक क्षारक हैं, जबकि
पिरिमिडीन में पाए जाने वाले प्रमुख नाइट्रोजनिक क्षारक हैं थायमिन और नियासिन। थायमिन और साइटोसिन। देखो एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ेगा, गुआनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा। एडेनिन किससे जुड़ेगा? थायमिन से। गुआनिन किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से। ये बस याद रखना। डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसमें एडेनिन थायमिन से जुड़ेगा, जबकि गुआनिन किससे जुड़ेगा? ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन से। ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनती है, आपने कभी पढ़ा होगा, कभी भी आप फोन पे सर्च करके देखना कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इनका निर्माण कैसे होता है। देखो एडेनिन किससे जुड़ेगा? थायमिन से। गुआनिन किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से। एडेनिन किससे जुड़ेगा? थायमिन से। गुआनिन किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से। ये पेड़ ऐसे चलता रहता है, बहुलकीकरण के कारण ये पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं इस वजह से। वापिस एडेनिन किससे जुड़ेगा? थायमिन से। ये डीएनए का विस्तृत स्ट्रक्चर है, एकदम ओपन स्ट्रक्चर माना जाता है। अब देखो जैसे महिलाएं चोटियां बनाती है अपनी, ऐसे गुच्छे बनाती हैं, तो इसको जैसे मरोड़ दिया जाए, एकदम कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए इसका, तो इसकी जो रिजल्टेंट फॉर्म होगी, जो परिणामी रिजल्ट इसका निकलेगा वो ठीक कुछ इस प्रकार निकलेगा। इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो कुछ इस प्रकार निकलेगा। देखो ऐसे। और आपने जो डीएनए की स्ट्रक्चर देखी होगी कभी, वो ठीक इसी प्रकार की होती है। ये होता है डीएनए का, डीएनए। और ये द्विकुंडलित मॉडल होता है। द्विकुंडलित मॉडल क्या होता है? जैसे इसमें दो कुंडलियां हैं, ऐसे आरएनए होता है वो एक कुंडलित मॉडल होता है। देखो इसमें दो लेयर दिखाई दे रही हैं आपको, ये अलग अलग लेयर हैं, तो ये डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल है। और ऐसे हमारे डीएनए का निर्माण होता है। और इस डीएनए के स्ट्रक्चर से ही, जैसे डीएनए के स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाऊं, ये फॉर्म में ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाता है और एक गुणसूत्र का निर्माण करता है। इस तरह से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि गुणसूत्र क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनका प्रमुख कार्य क्या होता है। ये था डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर से गुणसूत्र निर्माण, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, गुणसूत्रों के अंदर डीएनए पाया जाता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्न में से डीएनए के बारे में किसने बताया था, डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल को किसने बताया था, डीएनए की स्टडी किसने की थी, डीएनए से डीएनए बनने को क्या बोलते हैं। अब देखिए गुणसूत्रों की जो स्टडी होगी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम जो पढ़ रहे हैं केवल डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं। डीएनए के बारे में अब आगे, जैसे डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल है, इसके बारे में किसने बताया था? डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल के बारे में सबसे पहले बताया था वॉटसन तथा क्रिक ने 1953 में। वॉटसन तथा क्रिक ने 1953 में बताया। और फ्रैंकलिन तथा विल्किंसन नाम करके एक वैज्ञानिक थे। वॉटसन तथा क्रिक ने जो ऐसे बताया था कि जो डीएनए की फॉर्म होती है वो द्विकुंडलित फॉर्म होती है, ऐसे दो कुंडलियाँ इसमें पाई जाती है। ये बताया था किसने? 1953 में वॉटसन तथा क्रिक ने। ये पूछा गया एग्जाम में, आप याद रखना इस चीज़ को, द्विकुंडलित मॉडल। ये बताया था वॉटसन तथा क्रिक ने। ये 1953 में बताया था, पर इसे खारिज कर दिया गया, माना नहीं गया। फिर विल्किंसन तथा फ्रैंकलिन आए, वापस उन्होंने इस चीज़ पे रीस्टडी किया और उन्होंने बताया 66 में कि जो वॉटसन तथा क्रिक ने बताया था वो एकदम सही था। तो इसका जो विस्तृत स्टडी किया, फिर उनको सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से
डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल है वो किसने बताया था? निम्न में से डीएनए की विस्तृत स्टडी किसने की थी? तो विस्तृत जानकारी दी थी फ्रैंकलिन तथा विल्किंसन ने। अब डीएनए से डीएनए बनने को क्या बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं, डीएनए से प्रोटीन बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, कैसे इनका निर्माण होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इस वजह से आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आरएनए के बारे में और डीएनए के बारे में जो जानकारी बच गई है। थैंक यू, गुड डे।